कभी ऐसा हुआ है कि मान लीजिए सुपरमार्केट में सिर्फ दूध लेने गई थी और बाहर निकली तो हाथ में चॉकलेट, चिप्स। हाँ, और एक नई तरह की कॉफी भी। बिल्कुल। और फिर घर आकर सोचती हैं, अरे ये सब मैंने क्यों खरीद लिया। हम सब सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, सोच समझकर, तर्क से। पर क्या वाकई ऐसा है? या हमारे दिमाग के अंदर कोई और है जो चुपके से हमारे लिए फैसले ले रहा है? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है, क्योंकि इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। अच्छा। हाँ, आज हम जिन सूत्रों पर बात कर रहे हैं वो नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कानमन की बहुत मशहूर किताब सोचना तेज और धीमा पर आधारित है। ये किताब एक तरह से हमारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम का खुलासा करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, ये बताती है कि हमारे दिमाग में एक नहीं बल्कि सोचने के दो बिल्कुल अलग सिस्टम काम करते हैं। एक है सिस्टम 1 जो किसी स्पोर्ट्स कार की तरह है, तेज, फुर्तीला और सहज, और दूसरा है सिस्टम 2, वो एक भारी ट्रक की तरह है, धीमा, ताकतवर और तर्कसंगत। वाह! और हमारी पूरी जिंदगी इन्हीं दो ड्राइवरों के बीच चलती रहती है। 2 ड्राइवर? ये सुनने में ही बहुत मजेदार लग रहा है। तो चलिए फिर इन 2 किरदारों से मिलते हैं। किताब का पहला अध्याय भी शायद इसी पर है, कहानी के 2 पात्र। हाँ, मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है कि किसी अजनबी की शक्ल देखकर हम 1 सेकंड में तय कर लेते हैं कि वो भरोसेमंद है या नहीं। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि 17 को 24 से गुणा करो तो दिमाग का इंजन ही बंद हो जाता है। ऐसा क्यों? यही तो इन दोनों सिस्टम्स का खेल है। किसी की शक्ल देखकर तुरंत राय बना लेना, ये सिस्टम 1 का काम है। ये हमारी तेज, सहज और जिसे कहते हैं स्वचालित सोच है। गट फीलिंग जिसे कहते हैं। हाँ, गट फीलिंग, अंतर्ज्ञान। इसे चलाने के लिए कोई मेहनत नहीं लगती। ये हमारे दिमाग का, कह लीजिए, ऑटो पायलट मोड है, और ये 95% समय ऑन रहता है। अच्छा, तो ये वही सिस्टम है जो मेरे लिए सुपरमार्केट में फालतू की शॉपिंग करता है। हाँ, बिल्कुल। किताब में भी इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। जैसे 2+2 का जवाब अपने आप 4 आ जाता है, सोचना नहीं पड़ता। सही। सड़क पार करते हुए अचानक कोई गाड़ी आ जाए तो हम बिना सोचे समझे पीछे हट जाते हैं। हाँ। या किसी के चेहरे पर गुस्सा देखकर हमें तुरंत पता चल जाता है कि मामला गड़बड़ है। ये सब सिस्टम 1 ही कर रहा है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ है सिस्टम 2, हमारा तर्कसंगत दिमाग। ये धीमा है, थोड़ा आलसी है और बहुत सोच विचार करने वाला है। ये तभी काम पर लगता है जब कोई मुश्किल सवाल सामने आए जिसमें विश्लेषण या गणना की जरूरत हो, और इसे चलाने में बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। तो 17 गुना 24 का हिसाब लगाना सिस्टम 2 का काम हुआ। हाँ। इसीलिए दिमाग पर इतना जोर पड़ता है। या फिर जब हम कोई बड़ा फैसला लेते हैं, जैसे मुझे कौन सी नौकरी चुननी चाहिए या क्या मुझे ये घर खरीदना चाहिए, तब जो गहरी सोच लगती है वो सिस्टम 2 की मेहनत है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार गाड़ी चलाना सीखा था, हर गियर बदलने में, हर मोड़ पर इतना ध्यान लगाना पड़ता था कि घर आकर थक जाती थी। वो भी सिस्टम 2 ही था, है ना? हाँ, और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि ये दोनों सिस्टम मिलकर कैसे काम करते हैं। जब आप गाड़ी चलाना सीख रही थी तो आपका सिस्टम 2 पूरी तरह से सक्रिय था। पूरी तरह से। लेकिन महीनों के अभ्यास के बाद क्या हुआ? अब आप बिना सोचे समझे ड्राइव करती हैं, शायद गाने सुनते हुए या किसी से बात करते हुए भी। सही बात है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिस्टम 2 ने धीरे धीरे ड्राइविंग का काम सिस्टम 1 को सौंप दिया। अच्छा। समस्या तब होती है जब हम बड़े और जरूरी फैसलों को भी सिस्टम 1 के हवाले कर देते हैं, जैसे बिना रिसर्च किए किसी दोस्त की सलाह पर शेयर बाजार में पैसा लगा देना। अगर सिस्टम 2 इतना पावरफुल और जरूरी है तो हम दिन भर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ऐसा लगता है जैसे हमारे दिमाग में एक सुपर कंप्यूटर तो है, पर हम उसे ज्यादातर बंद ही रखते हैं। क्या इसे चलाने की कोई कीमत चुकानी पड़ती है? यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है ध्यान और प्रयास, यानी अटेंशन और एफर्ट। हमारा ध्यान एक मोबाइल फोन की बैटरी की तरह है। सुबह ये 100% चार्ज होता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं ये खत्म होता जाता है। अच्छा। किताब 2 तरह के ध्यान की बात करती है। एक है स्वचालित ध्यान, जिस पर सिस्टम 1 का कब्जा है। जैसे कोई तेज आवाज हो तो आपका ध्यान अपने आप उधर चला जाएगा। और दूसरा नियंत्रित ध्यान होगा जो सिस्टम 2 इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। किसी मुश्किल पहेली को सुलझाना, परीक्षा के लिए पढ़ना या किसी बोरिंग मीटिंग में ध्यान लगाना, इन सब कामों में नियंत्रित ध्यान लगता है, और ये ध्यान हमारी मानसिक ऊर्जा को बहुत तेजी से खत्म करता है। इसीलिए एक मुश्किल परीक्षा देने के बाद या दिन भर ऑफिस में कठिन फैसले लेने के बाद दिमाग पूरी तरह थक जाता है। ये बात तो मैं रोज महसूस करती हूँ। लंबी ड्राइव पर शुरुआती घंटों में पूरा फोकस रहता है, लेकिन 4-5 घंटे बाद ध्यान भटकने लगता है, गलतियां होने लगती हैं। हाँ,
या परीक्षा के पहले घंटे में दिमाग तेज चलता है पर आखिरी घंटे तक छोटी छोटी कैलकुलेशन में भी गलतियां होने लगती हैं। तो इसका मतलब है कि जब हमारी मानसिक बैटरी कम हो जाती है तो हम बेहतर फैसले नहीं ले पाते। सही पकड़ा, बिल्कुल। जब मानसिक ऊर्जा कम होती है तो दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए कंट्रोल वापस सिस्टम 1 को दे देता है। सिस्टम 1 को? हाँ, और सिस्टम 1 हमेशा आसान रास्ता चुनता है। इसीलिए थके होने पर हम जंक फूड ज्यादा खाते हैं, ऑनलाइन फालतू चीजें खरीद लेते हैं या लोगों से बहस कर बैठते हैं। हमारा तर्क संगत सिस्टम 2 उस समय ऑफलाइन होता है। तो फिर इस बैटरी को मैनेज कैसे करें? क्या किताब में इसके लिए कोई सुझाव है? हाँ, कुछ बहुत ही व्यवहारिक सुझाव हैं। पहला, अपने सबसे जरूरी और मुश्किल काम दिन की शुरुआत में करें, जब आपकी मानसिक बैटरी पूरी तरह चार्ज हो। अच्छा। दूसरा, बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें और हर हिस्से के बाद एक छोटा ब्रेक लें। जैसे 90 मिनट काम करने के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना आपकी बैटरी को फिर से थोड़ा चार्ज कर देता है। ये तो काम का है। और तीसरा, शांत माहौल में काम करें ताकि आपका ध्यान कम भटके और ऊर्जा बची रहे। 1 मिनट, किताब में एक जगह सिस्टम 2 को आलसी नियंत्रक यानी लेजी कंट्रोलर कहा गया है। आप कह रहे हैं कि मेरा दिमाग आलसी है? हाँ। ये सुनने में थोड़ा अजीब है। हम तो सोचते हैं कि इंसान का दिमाग ही उसे सबसे खास बनाता है, तो फिर ये आलसी क्यों होगा? ये आलसी इसलिए है क्योंकि ये बहुत स्मार्ट है। हमारे दिमाग का विकास हजारों सालों में हुआ है और इसका एक ही मकसद रहा है, ऊर्जा बचाकर हमें जिंदा रखना। अच्छा। सिस्टम 2 को चलाने में बहुत ज्यादा ग्लूकोज और ऑक्सीजन खर्च होता है, इसलिए दिमाग का डिफॉल्ट मोड ऊर्जा बचाना है। जब तक सिस्टम 1 काम चला सकता है, सिस्टम 2 आराम करना पसंद करता है। मतलब वो तभी जागता है? वो तभी जागता है जब सिस्टम 1 चिल्लाकर कहता है, बॉस ये मेरे बस का नहीं है, मदद करो। वाह, तो मेरे दिमाग के अंदर का मैनेजर आलसी है, लेकिन इस आलस के तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हम अक्सर बिना सोचे समझे काम करते हैं, सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं या मुश्किल सवालों से बचते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा सिस्टम 2 मेहनत नहीं करना चाहता। बिल्कुल। किताब में एक उदाहरण है कि लोग एक जानी पहचानी कंपनी के शेयरों में निवेश करना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं, भले ही एक नई कंपनी के फंडामेंटल ज्यादा मजबूत हों। क्यों? क्योंकि जानी पहचानी चीज पर सोचना आसान लगता है, सिस्टम 1 उसे पसंद करता है। जबकि नई कंपनी पर रिसर्च करने के लिए आलसी सिस्टम 2 को जगाना पड़ेगा। ये तो डरावना है। तो इस आलसी मैनेजर को काम पर कैसे लगाया जाए? इसका तरीका है सचेत रहना। हर बड़े फैसले से पहले खुद से एक सवाल पूछें, क्या ये फैसला मेरा सिस्टम 1 ले रहा है या मैंने वाकई इस पर सोचा है? दूसरा, जानबूझकर अपने दिमाग को चुनौती दें, पहेलियां सुलझाएं, नई चीजें सीखें। इससे सिस्टम 2 को कसरत करने की आदत पड़ेगी। सही। और सबसे जरूरी, कोई भी बड़ा फैसला तब ना लें जब आप थके हुए या भूखे हों, क्योंकि उस समय आपका आलसी नियंत्रक सो रहा होता है। तो हमारे दिमाग का ये आलसी मैनेजर तभी जागता है जब उसे धक्का दिया जाए। हाँ। लेकिन जब वो सो रहा होता है तब एक और मशीन अपना काम कर रही होती है। मैंने किताब में संबंध जोड़ने वाली मशीन यानी एसोसिएटिव मशीन के बारे में पढ़ा। ये क्या चीज है? अच्छा। जैसे मैं चाय शब्द सुनती हूँ तो दिमाग में बिस्किट या बारिश क्यों आ जाता है? क्योंकि हमारा दिमाग एक विशाल मकड़ी के जाले की तरह है, जिसमें हर विचार, हर याद, हर भावना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। शब्द सक्रिय होता है, जैसे चाय, तो वो अपने से जुड़े दूसरे धागों को भी खींच लेता है, जैसे बिस्किट, सुबह, बारिश, गर्माहट। ये प्रक्रिया इतनी तेज और स्वचालित होती है कि हमें पता भी नहीं चलता। तो ये सिस्टम 1 का काम है? हाँ, ये सिस्टम 1 का एक और कमाल है। अच्छा। किताब में भी कुछ मजेदार उदाहरण है। जैसे ही हम लाल शब्द सुनते हैं, दिमाग में सेब, गुलाब, ट्रैफिक लाइट या खून का ख्याल आ सकता है। डॉक्टर का नाम लेने पर अस्पताल, सुई या सफेद कोट की तस्वीर बन जाती है। बिल्कुल। ये तो एक तरह की मानसिक वार्ड चेन है जो अपने आप चलती रहती है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ चाय बिस्किट तक सीमित नहीं है। ये हमारे दिमाग का एक ऐसा फीचर है जिसका विज्ञापन और राजनीति जमकर फायदा उठाते हैं। कैसे? वे खुशी को कोल्ड ड्रिंक से जोड़ देते हैं, ताकत को एक कार से और देशभक्ति को एक चेहरे से। बार बार ऐसा करने से हमारा दिमाग इन चीजों के बीच एक मजबूत संबंध बना लेता है, बिना हमारी इजाजत के। इसका मतलब है कि मेरा दिमाग मेरे जाने बिना ही किसी के बारे में राय बना सकता है, सिर्फ एक नाम या पहनावे को देखकर। मुझे तो लगता था कि मैं इन चीजों से ऊपर हूँ। कोई भी नहीं है। यही संबंध जोड़ने की प्रक्रिया पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों को जन्म देती है। ओह।
किताब में कुछ बहुत ही सीधे उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अगर मीडिया बार बार किसी खास समुदाय के लोगों को नकारात्मक रूप से दिखाए तो हमारा सिस्टम 1 उस समुदाय और नकारात्मकता के बीच एक स्वचालित संबंध बना लेता है। अच्छा। फिर जब हम उस समुदाय के किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन शक या डर का होता है, भले ही हमारा तर्कसंगत सिस्टम 2 जानता हो कि ये गलत है। तो इससे बचने का क्या तरीका है? क्या हम अपने दिमाग की इस वायरिंग को बदल सकते हैं? इसे बदलना मुश्किल है, लेकिन हम इसे काबू में कर सकते हैं। और इसका तरीका वही है, अपने आलसी सिस्टम 2 को जगाना। जब भी आपके मन में किसी व्यक्ति या स्थिति को लेकर कोई पहली प्रतिक्रिया आए तो रोकें। खुद से पूछें, ये विचार कहाँ से आया? क्या ये किसी तथ्य पर आधारित है या सिर्फ एक बने बनाए संबंध का नतीजा है? ये जानना कि हमारा दिमाग ऐसे शॉर्टकट लेता है, हमें उन शॉर्टकट पर सवाल उठाने की ताकत देता है। ठीक है, एक आखिरी कॉन्सेप्ट जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया, वो है संज्ञानात्मक सरलता या कॉग्निटिव ईज। हाँ, इसका मतलब क्या है? ऐसा क्यों है कि हमें सरल और जानी पहचानी चीजें ज्यादा सही लगती हैं? ये हमारे आलसी दिमाग का एक और नियम है। जो आसान है वो अच्छा है, और जो अच्छा है वो सच है। वाह। जिस जानकारी को प्रोसेस करने में हमारे दिमाग को कम मेहनत लगती है, उसे वो सच मान लेता है। साफ सुथरे फॉन्ट में लिखी बात, बार बार दोहराया गया नारा या एक सरल और सीधी कहानी, ये सब हमारे दिमाग को पसंद है, क्योंकि इन्हें समझने में सिस्टम 2 को मेहनत नहीं करनी पड़ती। सरलता और दोहराव सच्चाई का भ्रम पैदा करते हैं। इसे इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट कहते हैं। इल्यूजन ऑफ ट्रूथ। हाँ, इसीलिए फेक न्यूज इतनी आसानी से फैलती हैं। वो सरल होती हैं, चौंकाने वाली होती हैं और सोशल मीडिया पर बार बार दिखती हैं। ये कॉग्निटिव ईज के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है। हमारा सिस्टम 1 उसे तुरंत स्वीकार कर लेता है क्योंकि वो आसान लगती है, और हमारा आलसी सिस्टम 2 उसे चुनौती देने की जहमत नहीं उठाता। ये तो बहुत कुछ समझाता है। विज्ञापन की दुनिया तो इसी पर चलती है। एक ही जिंगल को 1000 बार सुनाकर वे हमें यकीन दिला देते हैं कि उनका प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। सिर्फ विज्ञापन ही नहीं, हमारी अपनी जिंदगी में भी ऐसा होता है। अगर हमें किसी मुश्किल समस्या का एक सरल समाधान मिल जाए तो हम उसे तुरंत मान लेते हैं, क्योंकि एक जटिल समाधान को समझने में मेहनत लगेगी। सही बात है। हम मुश्किल सच्चाई से ज्यादा एक आसान झूठ को पसंद करते हैं। तो अगर मैं इस पूरी चर्चा को समेटूं तो कहानी ये है, हमारे दिमाग में 2 किरदार हैं। एक है सिस्टम 1 जो एक तेज, सहज लेकिन अक्सर गलतियां करने वाला ऑटो पायलट है, और दूसरा है सिस्टम 2 जो एक ताकतवर, तर्क संगत लेकिन बेहद आलसी पायलट है। बिल्कुल। हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए आसान रास्ते खोजता है, विचारों के बीच संबंध बनाता है और सरल लगने वाली बातों को सच मान लेता है। एकदम सही सारांश है। और इस चर्चा का मकसद सिस्टम 1 को विलेन बनाना नहीं है। रोजमर्रा के हजारों छोटे मोटे काम करने के लिए वो बहुत जरूरी है, उसके बिना हम जी नहीं सकते। सही। असली लक्ष्य ये पहचानना सीखना है कि कौन से पल ऐसे हैं जब हमें ऑटो पायलट को बंद करके अपने आलसी पायलट यानी सिस्टम 2 को कॉकपिट में बुलाने की जरूरत है। खासकर तब जब फैसले बड़े हों। हाँ, खासकर तब जब फैसले हमारे पैसे, सेहत, करियर या रिश्तों से जुड़े हों। अपनी सोच की इन कमियों को जानना ही बेहतर इंसान बनने की दिशा में पहला कदम है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम आज की एक गहरी पड़ताल खत्म करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ। अब जब ये पता चल गया है कि दिमाग कैसे आसान रास्ते चुनता है और बिना सोचे समझे संबंध जोड़ता है, तो अगली बार जब कोई विचार या फैसला सहज या स्वाभाविक लगे तो क्या उस पर तुरंत भरोसा करना चाहिए, या शायद यही वो संकेत है कि आपको रुककर अपने आलसी लेकिन समझदार पायलट से पूछने की जरूरत है।